Hello viewers, myself Manish Kumar Singhal. I am Associate Professor, Department of Computer Science and Application, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. And today I am here to present the Artificial Intelligence subject topic, and my topic is Artificial Intelligence and its application. So let's start our presentation. These are some key points. What is Artificial Intelligence? Definitions, history of AI, applications of AI, advantages of AI, disadvantages of AI, and the types of AI. So here now what is artificial intelligence? Artificial intelligence broadly refers to any human-like behavior displayed by a machine or system. Artificial intelligence ऐसा कोई भी सिस्टम जो ह्यूमन जैसा व्यवहार करता है, लाइक एटीएम मशीन ह्यूमन लाइक जो व्यवहार करता है। मीन्स अगर कोई एक बंदा है जो बैंक जाएगा और बैंक जाके उसको अगर कोई फ़ंड रिलीज़ करना है तो वो बाउचर भरेगा, कैश काउंटर पे जाएगा, बाउचर देगा, देन अपने अप्रोप्रिएट अकाउंट से वो मनी विड्रॉल करेगा। सेम लॉजिक एक मशीन जब ये करती है, जिसको हम एटीएम मशीन के नाम से जानते हैं, एटीएम मशीन में वो अपना एक कार्ड जो उसका एटीएम कार्ड होता है वो एंटर करेगा, देन उसका पिन एंटर करेगा और उससे उसकी गुप्त सूचनाएं एटीएम मशीन से चेक कर ली जाएंगी। और अगर वो पासवर्ड उसका या पिन जो उसने डाला होगा अगर वो सही होगा तो उसका मनचाहा अमाउंट जो उसके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा उतनी राशि उसको मिल जाएगी। ये काम एटीएम मशीन के द्वारा हो रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर हम इसी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, या अगर हम घर पे जो आम तौर पे यूजेस होते हैं, वॉशिंग मशीन की बात करें जिसमें टाइमर सेट होता है, या माइक्रोवेव ओवन की बात करें जिसमें टाइमर सेट होता है, ये सारे के सारे एक जनरल एग्जांपल हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इसी फॉर्म में अगर AI most basic from computers are programmed mimic human behavior using extensive data from past example of similar behavior. Means ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और उनके पास्ट एग्जाम्पल को लेके एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। अगर हम सीधी बात करें, एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सीधी बात करें कि हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में हम कपड़े दो टाइप से धोते हैं। पहले हमने अपने कपड़ों को गला दिया और उसके बाद हमने उसको साबुन की टिकिया से रगड़ा, देन उसके बाद हमने उसको वॉश करने के लिए अच्छे पानी से निथार दिया। जो हमारी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन लगभग यही सारा काम करती है। वॉशिंग मशीन में हमने डिटर्जेंट पाउडर डाला, गंदे कपड़े डाले और एक पर्टिकुलर टाइमर सेट कर दिया जिनमें वो सारे कपड़े वॉश होके राउंड द राउंड वॉश होके वापस निकल आते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बिहेवियर का कि कैसे जो ह्यूमन काम करते थे, कपड़े धोने का काम हो चाहे बैंक से पैसे निकालने का काम हो, उनको हमने मशीन के द्वारा यूटिलाइज करा दिया है। सेकेंड वन, जो जनरल डेफिनेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें ये बताया जा रहा था स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। हमने कंप्यूटर्स के द्वारा कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया विथ यूजिंग ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी। मैं अगर एक सिंपल मीनिंग में बात करूं कि नॉलेज क्या है और इंटेलिजेंसी क्या है। नॉलेज आपके पास फैन है, विंडो है, डोर है, कैमरा है, बोर्ड है। अगर आपको ये पता है कि ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये विंडो है, दैट इज़ नॉलेज, इनफ नॉलेज। आपको ये पता है कि ये पंखा हवा देता है, डोर आने जाने का काम करता है, विंडो से फ्रेश एयर आएगी, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसी। अब इंटेलिजेंसी सिर्फ इसमें नहीं है कि फ़ैन है और फ़ैन को ऑन करना है। आपको गर्मी लग रही है और आप फ़ैन ऑन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसी। मशीन यही काम कर रही हैं। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंसी व्हेन परफॉर्म्ड बाय पीपल। मशीन्स को कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है इंटेलिजेंटली, ये एक जनरल एग्जाम्पल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड में हिस्ट्री ऑफ AI, हम इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्भव कैसे हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आई। तो 1949 में कंप्यूटर्स could execute commands, but they could not remember what they did as they were not able to store these commands.
1949 के आसपास जो कंप्यूटर्स होते थे वो कमांड तो दे देते थे, लेकिन उन्होंने क्या कमांड दिया और कहाँ उन्होंने उसको बैकअप में स्टोर किया, ये उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। 1950 में एलन ट्यूरिंग आए और उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में एक डिस्कशन किया कि वो एक इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट भी लिया जिसको उनने DSPRAI कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया, और उसमें बताया कि इंटेलिजेंट मशीन होती हैं। कंप्यूटर्स बिकम फास्टर, चीपर एंड मोर एक्सेसिबल बिटवीन 1957 एंड 1974। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वाज इम्प्रूव्ड। 1957 से लेकर 1974 के दौर में कंप्यूटर्स तीव्र गति से एक्सेस होने लगे, सस्ते हो गए और उनकी जो क्षमता थी वो बढ़ गई। उस समय पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और इम्प्रूव हो गई थी। 1970 के दशक में DSPRAI के एक होस्ट ने एक लाइफ मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि आगे आने वाले 3 से 8 साल में वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो एक रोबोट होगा जिसके पास नॉर्मल इंटेलिजेंस ही होगी, वो बना लेंगे। लेकिन उनकी सक्सेस थोड़े दिन और टल गई जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी जो थी उसकी स्टोर करने की और बैकअप कॉल यानी तुरंत ही उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की, ये उनमें ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे थे, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का और आगे की प्रोग्रेस रुक गई। 1980 में एल्गोरिथमेटिक टूल किट और डेडिकेटेड फंड्स गवर्नमेंट से रिलीज होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उद्भव फिर से होने लगा। फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रादुर्भाव में आने लगी। जॉन होपफील्ड और डेविड रूमेल आर्ट ने डीप लर्निंग नाम की एक नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। डीप लर्निंग क्या थी? डीप लर्निंग कंप्यूटर्स को जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते थे उनको ये अलाउ करती थी कि आप लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू आप लर्न करो। ये डीप लर्निंग का कंसेप्ट था। एडवर्ड ने एक्सपर्ट सिस्टम को उसी समय इंट्रोड्यूस किया। एक्सपर्ट सिस्टम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को बढ़ाते हैं। हम अगर एक सिंपल मीनिंग में बात करें, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कोई ENT स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, यानी डॉक्टरी फील्ड में अगर हम बात करें तो हर एक मर्ज का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। इसी हिसाब से हर एक प्रॉब्लम का डोमेन तैयार किया गया और उस डोमेन को लेके एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हर एक क्षेत्र के लिए एक पर्टिकुलरली एक्सपर्ट सिस्टम का कंसेप्ट लिया। Despite the lack of government funding and public hype, artificial intelligence thrived and many landmark goals were achieved in the next 2 decades. गवर्नमेंट फंडिंग प्रॉपर टाइम पे ना होने के कारण और पब्लिक की उपेक्षा के कारण जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने गोल अचीव करने थे उनको अचीव करने में उसको आगे आने वाले 20 साल, लगभग 2 दशक लग गए। 1997 में चेस वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को IBM डीप ब्लू ने एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसने हरा दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय पे। उसी साल स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया और ड्रैगन सिस्टम ने उसको डेवलप किया था जिसे विंडोज़ पे इम्प्लीमेंट किया गया सेम ईयर 1997 में। सिंथिया ब्राजीला ने उस समय किस्मेट नाम का एक रोबोट डिज़ाइन किया, डेवलप किया, जो ह्यूमन इमोशंस को समझता था और उनको डिस्प्ले भी करता था। यानी अगर कोई स्माइल कर रहा है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, जैसे इमोशंस वो फील करता था वैसे इमोशंस वो डिस्प्ले भी करता था। ये KISMET नाम का एक रोबोट सिंथिया ब्राजीली ने डेवलप किया था उस समय। इन 2016 गूगल अल्फा गो प्रोग्राम ने गो मास्टर ली सिडॉल को बीट किया, एक प्रोग्राम में इसको बीट किया। सेम 2017 में लिब्राट्स नाम के एक पोकर प्लेइंग सुपर कंप्यूटर ने उस समय के बेस्ट जो ह्यूमन प्लेयर था, जो पोकर बेस्ट खेलता था, उसको डिफीट किया। ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऐसे बनाए हुए प्रोग्राम हैं जिन्होंने उस समय के बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कास्परोव या आपके ये लिब्राटस पोकर प्लेइंग हैं, उस समय के बेस्ट जो चेस प्लेयर या हम बात करें जो उस समय के पोकर प्लेयर
थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उनको डिफीट किया। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितने टाइप की होती है, या हम उनको किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो these are the two types that we have to categorize artificial intelligence. Number one is based on functionality. फंक्शनैलिटी के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर टू इज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर ऑफ एआई। सो व्हाट इज रिएक्टिव मशीन्स? इस टाइप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन या कंप्यूटर्स या सिस्टम्स जो डेवलप किए गए थे, उनके पास ना तो उस समय इतनी एबिलिटी थी कि वो पास्ट एक्शन से कुछ सीख सकें, और ना ही उनके पास मेमोरी पावर थी कि वो कोई चीज़ सेव कर सके। उस समय का जो रिएक्टिव मशीन्स थी उसमें IBM's डीप ब्लू था जो इस कैटेगरी में आता था। सेकेंड वन में अगर हम बात करें तो लिमिटेड मेमोरी। इस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कंप्यूटर सिस्टम हमने जनरेट किए उसमें एडिशनली बस एक चीज़ हो गई थी कि उनके पास एक मेमोरी पावर आ गया था। तो मेमोरी पावर यूज़ करने से वो बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते थे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन पुरानी रहती थी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो डिसीजंस अपने अच्छे लेने लगे थे। आज के समय में अगर हम बात करें तो जो GPS है, जो जिससे हम एड्रेसेस फाइंड करते हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। Number third is theory of mind. This AI is still being developed with the goal of its having a very deep understanding of human minds. आज के समय में इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ये वाली इंटेलिजेंसी सिस्टम आज भी डेवलप हो रही है, जिसमें ह्यूमन माइंड को हम और डीप थिंकिंग में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हिसाब से उसको और सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सेल्फ अवेयर AI, ये वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्ट्रीम है, इसमें हम ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी भी एक परिकल्पना है, ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसमें हम ह्यूमन इमोशंस को चेक करके और उनको बदल के, जैसे अगर कोई हंस रहा है और हमें सामने वाले को बताना है कि हम हंस नहीं रहे हैं, हम दुखी हैं, तो हम तुरंत उसको कैसे चेंज करें, ये ह्यूमन कर सकता है। लेकिन मशीन को अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया कि आपको ये 3 पैरामीटर मिलेंगे तो आपको ये डिस्प्ले करना है कि दैट इज़ हैप्पी, सिर्फ एक ह्यूमन ही है जो पल भर में हैप्पी, अनहैप्पी, सैड, इंजॉय, हर तरीके के इमोशंस व्यक्त कर सकता है, फील कर सकता है। इस पे अभी काम चल रहा है, ये अभी परिकल्पनाशील है, ये कल्पनीय है, अभी इस पे वर्क चल रहा है। नंबर सेकेंड वन, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर वन इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी, दैट इज कॉल्ड ANI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी AGI, एंड थर्ड वन इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी ASI। तो हम बात करें ANI में, जो ANI है ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट 2 रिएक्टिव एंड लिमिटेड मेमोरी का। जो रिएक्टिव हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थी और लिमिटेड मेमोरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मोस्ट ऑफ टुडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशंस आर इन दिस कैटेगरी। जो आजकल के हमारे एप्लीकेशंस हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स हों, चाहे एलेक्सा हो, वो सारे के सारे हम ANI में यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियली जनरल इंटेलिजेंस। दिस AI इज कैपेबल ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग लाइक अ ह्यूमन। इस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैपेबल है ट्रेनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और परफॉर्म करने के लिए लाइक अ ह्यूमन। हम एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं ABCD-Z तक, उसको कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसी पैटर्न पे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी को यूज़ कर रहे हैं, इस पे वर्क चल रहा है अभी। नंबर थर्ड इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी। दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी परफॉर्म टास्क बेटर देन ह्यूमंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इनमें हम उन कंप्यूटर्स, उन सिस्टम्स, उन प्रोग्राम्स पे बात कर रहे हैं जिनकी क्षमता मनुष्य से भी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें हर एक जो मनुष्य होता है, एक जो ह्यूमन है, वो सिंपल एक बार में बात करता है, लेकिन जब हम हर एक की बेस्ट
को प्रोग्राम कर दें। जैसे अगर हमारे पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन हो, धोनी जैसा विकेट कीपर हो, सचिन तेंदुलकर जैसा एक ऑलराउंडर हो, और इसी टाइप से अगर हमारे पास क्रिकेट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो तो हमारी टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। ASI में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक बंदे में सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन जो ASI है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी, ये ह्यूमन से जिनकी मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वालिटीज़ होती हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके वो बेस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी ये रियल वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट नहीं है, इस पर वर्क चल रहा है कि हम कोई ऐसा रोबोट बनाएं जो हमारे लिए उपयोगी भी हो, साथ में एक मनुष्य जो 100 मनुष्यों की जो क्वालिटीज़ हों वो एक जगह पे आए, सुपर नेचुरल पावर। लेकिन इस पे अभी वर्क चल रहा है, ये अभी कल्पना में है। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी: रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, ज़ीरो रिस्क, 24/7 अवेलेबिलिटी, डिजिटल असिस्टेंस, न्यू इन्वेंशंस, अनबायस्ड डिसीजन। रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हर एक तरीके से कॉम्बिनेशंस यूज़ करती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करती है, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करती है, जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। तो एक ह्यूमन में एरर हो सकती है, एक कोई ह्यूमन के डिसीजन एक बार गलत हो सकते हैं, 2 बार गलत हो सकते हैं, 3 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन मशीन्स चूँकि उसको प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि एक पैटर्न बता दिया गया है कि अगर 2+2 होगा तो वो 4 ही होगा। अगर 2 बंदे यस बोल रहे हैं तो मेजॉरिटी के आधार पे उसको यस पे ही ओके करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ह्यूमन जो होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, अपना प्रीवियस डिसीजन चेंज कर सकते हैं। उनके 2 दोस्त गलत बोल रहे हैं लेकिन 3 लोग सही बोल रहे हैं, बट वो डिसीजन किसका फेवर में जाएगा, उनका 2 दोस्तों का। लेकिन यहाँ पे ये जो रिडक्शन है ह्यूमन एरर की, इनने ह्यूमन एरर की रिडक्शन को कम कर दिया है। कितनी भी गलती ह्यूमन करे अपने डिसीजन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक प्रोग्राम्ड होता है, जो प्रोग्रामिंग आपने उसको कर दी, जो डिसीजन मेकिंग उसने पास्ट एग्जाम्पल से सीख ली, वैसे ही वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। रिस्क 0% रहती है, इसलिए 0% रहती है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन, ना इसको भूख लगनी है, ना प्यास लगनी है, ना ये थकावट का काम करेगा। ह्यूमंस में ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ हो सकते हैं, बट ये एक मशीन है, ज़ीरो रिस्क पे काम करती है। आपने जो प्रोग्रामिंग दे दी, जो पैरामीटर सेट कर दिए, जैसे इसको डिज़ाइन कर दिया, जैसे इसको डेवलप कर दिया, जैसे इसको पास्ट एक्सपीरियंस दे दिए, जैसे इसकी लर्निंग करा दी, जैसे इसको ट्रेन करा दिया, जो इसको अंडरस्टैंडिंग दे दी, जो इसके ट्री ग्राफ में बना दिया, ये उससे चेंज नहीं होगा। ह्यूमन चेंज हो सकता है, बट जो आपने एक बार कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया थ्रू लिस्ट प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसको ओके मान के वैसे ही काम करने लगता है। 24/7 अवेलेबिलिटी, 24/7 अवेलेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम देती है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। अगर हम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाएं तो वहाँ इंक्वायरी हमें टाइम टू टाइम मिलती है। वहाँ लंच आवर्स भी होते हैं, लंच ब्रेक होते हैं, टी ब्रेक होते हैं। आप किसी भी बैंकिंग सिस्टम में जाओगे, वहाँ पे भी आपको आधे घंटे का 1 घंटे का लंच ब्रेक या टी ब्रेक होता है, जहाँ पे जो भी लोग खड़े रहते हैं, पीपल्स खड़े रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा आपको बोट सिस्टम मिलता है, यानी आप चैट बोट्स कर सकते हो, आप पूछ सकते हो उनको, टाइप करके ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसकी इंक्वायरी वो आपको रिजॉल्व भी कर देते हैं। अगर हम रेलवे रिजर्वेशन IRCTC की भी बात करें तो वहाँ पे आशा या निशा करके एक आपको चैट बोट मिलता है, जहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी वहाँ पे आप फिल करते हो और आपको वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड दिए जाने लगते हैं। ये 24/7 उसकी अवेलेबिलिटी भी है और डिजिटल असिस्टेंस भी इसी के हिसाब से वो काम करता रहता है। न्यू इन्वेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हमेशा न्यू इन्वेंशंस पे वर्क किया है। अभी अगर आप कोई भी चीज़, अभी न्यू इन्वेंशंस में अगर हम बात करें तो एलेक्सा, टेस्ला, ये इनके एडवांटेजेस भी हैं और एक न्यू एप्लीकेशंस भी हैं। न्यू इन्वेंशंस हमेशा करता रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अनबायस्ड डिसीजन, अनबायस्ड डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में
मैंने पहले भी आपको प्रीवियस जो इसके एडवांटेजेस हैं उनमें आपको बताने की कोशिश की है कि ये प्रोग्रामिंग पैटर्न पे आधारित है, इसलिए इनके डिसीजन बायज नहीं हो सकते। एक ह्यूमन बायज हो सकता है अपने भाई को जेल भेजने में और अपने दोस्त को मदद करने में या ना मदद करने में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपने अगर एक प्रोग्राम कर दिया कि किसी को परेशान करने की सज़ा 2 साल की है, तो वो वहाँ पे उसका भाई हो, भतीजा हो या और कोई भी हो, वो उसका फेवर नहीं कर सकता और उसके डिसीजन बायस्ड नहीं होंगे। जो एक्चुअल में डिसीजन होना चाहिए वही डिसीजन होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देयर आर द हाई कॉस्ट, नो क्रिएटिविटी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मेक ह्यूमन लेजी। हाई कॉस्ट, the ability to create a machine that can simulate human intelligence is no small feat. It requires plenty of time and resources and can cost a huge deal of money. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को संभालना आसान नहीं है, इसमें बहुत सी कॉस्ट और टाइम यूज़ होता है, बहुत एक्सपर्टीज़ प्रोग्रामर्स की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है जिनके लिए बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है। तो इसकी जो हाई कॉस्ट है, एक ये पैरामीटर है, इसको हम डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके टाइम और पैसे का है। हाई कॉस्ट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड वन इज़ नो क्रिएटिविटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम्ड आधारित एक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इसलिए इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। आपने जो एक बार प्रोग्राम बना दिया, जो पास्ट लर्निंग दे दी, उन्हीं पास्ट लर्निंग को, उन्हीं पास्ट ह्यूमन बिहेवियर एग्जांपल्स को ये रीड करके ठीक वैसे ही काम करता रहता है। अलग से कोई एक नया क्रिएटिव वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कोई प्रोग्राम नहीं करता। इस पर भी वर्क चल रहा है, ये इसका भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सुपर कंप्यूटर, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आर्टिफिशियली सुपर इंटेलिजेंसी में जो हमने बात की थी कि जो भी परिकल्पना में है, उस पर भी वर्क चल रहा है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। एक मशीन जब 10 लोगों के 50 लोगों के काम कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम सिर्फ एक पुश बटन से स्टार्ट कर रहे हैं एक रोबोट्स को और पुश बटन से उसको स्विच ऑफ मोड में ले जा रहे हैं, बाकी सारा काम रोबोट कर रहा है। चाहे आप किसी माइक्रोवेव अवन की बात कर लो, ये माइक्रोवेव अवन हुआ या आपकी वॉशिंग मशीन हुई। वैसे अगर आप कपड़े धो रहे थे तो आपको टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अभी आपने वॉशिंग मशीन में सीधे कपड़े डाल दिए, टाइमर सेट कर दिया 10 मिनट का और आराम से कपड़े धो रहे हैं, धुल रहे हैं धुप के। सेमी वॉशिंग मशीन भी है और फुल्ली वॉशिंग मशीन भी आती है, जो फुली फर्निश्ड वॉशिंग मशीन भी रहती है जिसमें आपके कपड़े सूख भी जाते हैं, आयरन होके निकलते हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब जो काम 10 लोग कर रहे थे वो काम आपका सिर्फ एक मशीन ही कर रहा है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। मेक ह्यूमन लेजी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन है। आज से पहले जब टेलीफोन का दौर था तो आपके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, आपके कम से कम 20 से 30 रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर्स आपको याद हुआ करते थे। लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए, फ़ोन बुक में उन्होंने बाय नेम सबके नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी सब सेव करना चालू कर दिया। इससे आप थोड़े से लेज़ी होते गए और आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलते गए। तो अब आपको अगर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 3 से 4 नंबर भी मुँह ज़बानी याद हों। इसने बंदों को लेज़ी बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। द फाइनल वन इज डेली यूज मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ एआई। आज के दौर में जो डेली यूज़ में हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द लास्ट सब टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एआई। Siri is one of the most popular personal assistant offered by Apple in iPhone and iPad. एप्पल के आईफोन और आईपैड में Siri एक पर्सनल ऑफिस असिस्टेंट आपको दिया जाता है, जिसमें
एक फीमेल इंटरेक्टिव वॉइस होती है जो आपको, जिसकी सहायता से आप डायरेक्शंस पता कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, वॉइस कॉल्स दे सकते हो, कोई भी नया एप्लीकेशंस खोल सकते हो, कोई भी नया इवेंट ऐड कर सकते हो आप अपने कैलेंडर में। ये आपको आजकल के डेली रूटीन में यूज़ होने वाला एक एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको दिया है। सेकंड वन इज़ टेस्ला। टेस्ला का नाम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला है। टेस्ला एक कार है जो ऑटोमोबाइल यूनिट में सबसे बेहतरीन कार है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि ये जितनी अच्छी टेक्नोलॉजिकल स्पार्क में बिलीव रखती है, उतनी ही अच्छी इसकी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ है, और सबसे बड़ी बात ये सेल्फ ड्राइविंग मोड पे काम करती है। ये आगे आने वाले लोगों को सेंसर देख के कि स्मूथ रोड है या वहाँ पे पेडिस्ट्रियन है या कोई सामने से कोई कार आ रही है, ये ड्राइविंग मोड को अपने आप में सेल्फ ड्राइविंग मोड में चली जाती है। तो अभी की डेट में, आज तक की डेट में सबसे बढ़िया ऑटोमोबाइल का जो एक नया इन्वेंशंस है, दैट इज सेल्फ ड्राइविंग कार मोड, इज टेस्ला। थर्ड वन इज़ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स हम सभी यूज़ कर रहे हैं। आजकल की लगभग 60 to 70 जो टेलीविज़न लवर हैं वो नेटफ्लिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब भी बहुत सारे लोग देखते हैं, बट नेटफ्लिक्स में कंटेंट ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इनमें टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये आपको ऑफर करते हैं न्यू वेब सीरीज़, न्यू मूवीज़, और सबसे अच्छी बात ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका एप्लीकेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर टाइप पे लाइक और डिसलाइक करते हैं, आपको उसी सीरीज़, उसी सीक्वेंस की मूवीज़ पैटर्न दिखाए जाने लगते हैं। एक नॉर्मल अगर हम एग्जांपल की बात करें नेटफ्लिक्स के लिए, अगर आप कोई हिंदी मूवी सर्च कर रहे होते हो किसी पर्टिकुलरली एक्टर या एक्ट्रेसेस की, तो अपकमिंग जो भी आपके लिए, जब भी आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको उसी एक्टर और एक्ट्रेस से रिलेटेड मूवी ऑफर की जाने लगेंगी कि आप इनको सर्च बार पे देखिए। ठीक वैसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक काम ईमेल सिस्टम में भी होता है या गूगल में भी होता है। आप गूगल पे जाएं, गूगल में सिंपल आप नॉइज़ की स्मार्ट वॉच बस एक बार अपने मेल आईडी जो आपका खुला हुआ है उस पर डायल के आप सर्च कर लें। नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप नॉइज़ से या उससे रिलेटेड स्मार्ट वॉचेस से आपको रिलेटेड मेल्स आने लगेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रेफरल सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे। द लास्ट वन इज़ इको। इको अमेज़न का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जो अभी उन्हें लॉन्च किया है। ये इसका एक न्यू स्मार्टर फीचर है। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प यू to search the web for information, schedule appointment, shop, control lights, switches, thermostats, answers questions, reads audiobooks, reports traffic and weather, gives info on local business, provides sports scores and schedules and more using the Alexa voice services। अगर हम इतना सारा इनके यूजेस ना भी पढ़ें तो हमें ये मालूम है, एलेक्सा नाम आप सभी ने सुना होगा। बेसिकली एलेक्सा क्या काम करता है, एलेक्सा आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। आप उसको क्लैपिंग करेंगे तो आपके यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, क्लैपिंग ऑन करेंगे तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसके बाद आप एलेक्सा को वॉइस कमांड देंगे, पर्टिकुलरली सॉन्ग सुनना है, ऑडियो बुक सुनना है, आपको किसी पर्टिकुलरली लीडर की स्पीच सुननी है, तो वो सारे के सारे ये मैनेज करता है। ये इको सिस्टम पे काम करता है, इको बेस पे। इसके लिए आपको नेटवर्क से, इंटरनेट से कवर्ड होना पड़ता है, इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, और आपकी एक डिवाइस रहती है जो अमेज़ॉन से मिलती है। ये डेली यूज़ में कुछ होने वाले आपके एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस पूरे प्रेजेंटेशंस में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो। आगे के वीडियो में मैं इससे अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। गुड डे टू ऑल।